क्वेश्चन नंबर 55 में दे रखा है स्पेसशिप ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट। एक प्लैनेट है और एक स्पेसशिप है जो कि इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एट ए हाइट 20 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सरफेस, यहाँ से जो हाइट दे रखा है वो 20 किलोमीटर दे रखा है। Assuming that only gravitational field of the planet act on the spaceship, what will be the number of complete revolution made by a spaceship in 24 hours? पूरा कि 24 आवर में टोटल कितना रिवोल्यूशन कर लेगा। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कि एक बार रिवोल्यूशन करने में इसको समय कितना लगता है। और टाइम पीरियड निकालना आसान है, हम लोग क्या जानते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है v ऑर्बिटल होता है √gm/r, g m मास ऑफ प्लैनेट जो कि दिया हुआ है g/m/r, r के जगह पर कितना ले लेंगे r+20, क्योंकि इसका जितना रेडियस होगा इसे 20 किलोमीटर है ऊपर है, ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी इस स्पेसशिप के मास पर डिपेंड नहीं करेगा और डिपेंड करेगा सिर्फ इस प्लैनेट के मास पर। वो हम लोग ले लिए और टोटल हाइट कितना हो जाएगा r+20। अब यहाँ पर अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालने जाएंगे तो समय बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, आर की जगह पर फिर से कितना लेना होगा, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो r+20 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई वी नोट का वैल्यू कितना है √gm/r+20, ठीक है। यहाँ पर जी का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, सारा चीज दे दिया है, आर का भी वैल्यू, मास भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, तो सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसका टाइम पीरियड निकल जाएगा 2 पाई, अगर 2 पाई और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁶ डिवाइडेड बाई √ जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11, एम का वैल्यू कितना दे रखा है, मास ले लेंगे 8 × 10⁻22, 8 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई r+10। आर का वैल्यू फिर से हम लोग का कितना है 2 इंटू, यहाँ पर साथ में आर का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁶ और +20, इसमें भी +20 करेंगे। ये सारा को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद टी का जो वैल्यू आएगा 2.17 आवर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इतना आवर में एक बार रोटेट कर रहा है, तो 24 घंटा में कितना बार रोटेट करेगा वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये है 2.17 आवर में 1 रिवोल्यूशन, तो एक आवर में कितना हो जाएगा 1/2.17, इसलिए 24 आवर में इतना इंटू 24 कर देंगे। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स 11 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 56 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है ए रॉकेट हैज टू बी लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन सच ए वे, एक अर्थ पर से एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है, ठीक है। रॉकेट इस तरह से लॉन्च किया गया है कि ये कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगा, मतलब कि ये एस्केप वेलोसिटी से इसको लॉन्च किया गया है और ये स्पेस में चला जाएगा। फाइनली इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको कितना एनर्जी दिया गया होगा, इसको एनर्जी दिया गया होगा E बराबर माइनस, क्योंकि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है ना तो उसके पास एनर्जी रहता है Gm/r, और अगर इसको 0 बनाना है मतलब स्पेस में भेजना है तो इतना ही पॉजिटिव एनर्जी इसको दे देना होगा, इतना ही काइनेटिक एनर्जी दे देना होगा। मतलब कि स्टार्टिंग में इसके पास जो एनर्जी होगा ना E1 जो दिया गया होगा वो दिया गया होगा Gm/r के बराबर, ठीक है। What should be the minimum energy that the launcher should have if the, मतलब इतना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए इसके पास तभी ये स्पेस में जाएगा, so that it launch from the surface of the moon। बोल रहा है कि मिनिमम एनर्जी that the launcher should have if the same rocket is to be launched। बोल रहा है कि सेम रॉकेट को अब मून पर जाकर के लॉन्च किया जा रहा है और मून पर से लॉन्च करने के लिए अब इसका जो है एनर्जी मिनिमम कितना होना चाहिए कि मून पर ये वापस से ना जाए। इसको फिर से एनर्जी कितना देना होगा, तो E2 बराबर हो जाएगा Gm/r, ठीक है। यहाँ पर ए और स्मॉल आर किसका रेडियस है, ए हो जाएगा इस मून का रेडियस, ठीक है। और मास किसका हो जाएगा, मास एक मून का हो जाएगा और एक उस ऑब्जेक्ट का जिसको हम लोग को लॉन्च करना है।
हम लोग को आगे बोल रखा है एज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड द मून आर इक्वल, डेंसिटी दोनों का सेम दे रखा है। अर्थ वॉल्यूम इज, अर्थ का जो वॉल्यूम दे रखा है 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द मून। अर्थ का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और अगर मून का वॉल्यूम देखें तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इन दोनों का बोल रहा है कि जो रेशियो है वो कितना है, अर्थ का 64 टाइम ज़्यादा है, 64/1। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि R³ जो होगा वो कितना हो जाएगा 64, सारा कुछ कैंसिल हो रहा है। या फिर R/R का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/1। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, रेशियो निकालना है E1/E2 का। सॉरी E2 का हम लोग को वैल्यू निकालना है E1 के टर्म में। इसको वो लोग क्या एज्यूम करके रखा है, उसको वो लोग ई एज्यूम करके रखा है, और पूछ रहा है कि E2 का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग E2/E1 निकाले, E2/E1, तो इसमें अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो GM/R, ये छोटा वाला जो एम है, सॉरी GM में छोटा वाला जो एम है वो किसका मास है, वो उस ऑब्जेक्ट का मास है। तो ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये दोनों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो भी चेंज नहीं होगा, ये दोनों का दोनों क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, बाकी ये दोनों चेंज होगा। इस मास को हम लोग चाहे तो डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस मास को हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं E बराबर मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। और नीचे इस मास को भी अगर हम लोग चेंज करें, ए मून का मास है तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे इसमें भी डिवाइडेड आर है और इसमें भी डिवाइडेड आर रहेगा। कहने का मतलब कि यहाँ से एक आर कैंसिल हो रहा है, मतलब कि हमारा जो E1 है ना, E1 या फिर E जो हमारा है, E1 बराबर E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R² का, और उसी तरह से E2 जो हमारा है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r² का। जब हम यहाँ पर E2/E1 लिखेंगे तो E2 के जगह पर लिखेंगे R², और E1 के जगह पर क्या लिखेंगे, R², कैपिटल R²। E1 को हम लोग E से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि E1 को बुक में क्वेश्चन में E दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग को E2 निकालना है। E2 बराबर कितना हो जाएगा, R² इंटू टोटल E, सॉरी नीचे वाला जो E है वो यहाँ पर चला गया। अब R/R का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर, मतलब कि 1/16E, मतलब कि E/16। E/16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में दे रखा है सैटेलाइट ऑफ मास m इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस r। एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, r दे रखा है। मान लेते हैं ये हमारा प्लैनेट है जिसका मास m है, और इस तरह से r डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट जो है, एक जो सैटेलाइट है, ये मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं इस तरह से ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ए मेट्रॉइड ऑफ द सेम मास, बोल रहा है कि इसका मास हम लोग ए में जूम कर लेते हैं स्मॉल m। ए मेट्रॉइड ऑफ द सेम मास फॉलिंग ए सैटेलाइट ऑफ मास है, हालांकि कैपिटल M जो मास दे रखा है वो सैटेलाइट का दे रखा है, तो कैपिटल M हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ए मेट्रॉइड ऑफ द सेम मास फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ये अर्थ की तरफ गिर रहा था। ठीक है, स्पेस से ये मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट है मूव कर रहा है। अब यहाँ से एक तो मेट्रॉइड आता है और आ करके अर्थ की तरफ जा रहा था, जा करके इससे टकरा जाता है। ठीक है, टकराने के बाद इसका भी मास बोल रहा है कि एम ही होगा, और इसका जो वेलोसिटी होगा वो भी सेम ही रहेगा v। टकराने के बाद अब इसका जो मास है ना, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा और इसका जो मास है वो 2m हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, विद द सैटेलाइट कंप्लीटली इन इलास्टिकली द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड द मेट्रॉइड आर द सेम। दोनों का स्पीड बोल रहा था v भी सेम था। जस्ट बिफोर द कोलिजन, ठीक है, कोलिजन से जस्ट पहले दोनों का वेलोसिटी v था, दोनों का मास m था। द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ कंबाइंड बॉडी, अब बोल रहा है कि जब दोनों कंबाइंड हो गया तो कंबाइन होने के बाद एक क्या एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा, मतलब अर्थ की ग्रेविटी को पार कर जाएगा।
तो अर्थ की ग्रेविटी को पार करने के लिए क्या इसका क्राइटेरिया होगा कि इसका स्पीड जो है ना पहले के स्पीड के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका वेलोसिटी ओवरऑल बढ़ा है या फिर घटा है। तो अगर यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर इस बॉडी के लिए मास m होगा, वेलोसिटी v होगा, साथ में हम लोग इसका डायरेक्शन भी नोट कर लेंगे। इसका डायरेक्शन जो है जे डायरेक्शन में, तो जे यूज कर लेंगे, प्लस दूसरा वाला बॉडी का मास m, वेलोसिटी v, पर इसका जो डायरेक्शन है वो I है, तो यहाँ पर I लिख लेंगे। ओवरऑल बाद में जब दोनों एक साथ कंबाइंड हो गया तो कंबाइंड होने के बाद इसका मास कितना हो जाएगा 2m, और उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा और उसका क्या डायरेक्शन होगा वो फिलहाल हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग सिर्फ v यूज कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सारा कुछ आ जाएगा। तो अगर इसको v को v नॉट कर लेते हैं ताकि समझने में कंफ्यूजन ना हो, इस तरफ हम लोग ऑलरेडी v ले चुके हैं। तो अगर m कॉमन लेंगे तो m तो कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, मतलब v/2i प्लस v/2j इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि इसका नया वेलोसिटी होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो v नोट जो हम लोग का होगा वो दोनों के स्क्वायर के अंडर रूट v² प्लस v² का अंडर रूट हो जाएगा। मतलब a हम लोग का आ रहा है 2v² का अंडर रूट, मतलब कि v/√2 मतलब कि पहले से इसका वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है 0.707 v, और पहले जब वेलोसिटी डिक्रीज कर गया है तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए या फिर 0 के आसपास हो जाए तो वो सीधा जा करके कोलाइड करता है, रेडियली जा करके जो प्लैनेट है उससे कोलाइड करता है। वेलोसिटी अगर थोड़ा सा अगर सेम रह जाए, जो पहले वेलोसिटी था वही वेलोसिटी अगर बाद में भी रह जाए तो उस केस में वो कंटिन्यू सर्कुलर ऑर्बिटल को फॉलो करेगा। वेलोसिटी अगर कम हो जाए तो वो क्या करता है, इलेप्टिकल पथ को फॉलो कर लेता है, और वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो एस्केप करने का चांस रहता है। लेकिन उसके लिए फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, तो उससे हम लोग को निकालना होगा कि उससे ज़्यादा वेलोसिटी हुआ है कि नहीं हुआ है। भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं √2gm/r, और v का फार्मूला क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है √gm/r। मतलब कि अगर √2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा ना वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर √2 टाइम्स से ज़्यादा हो जाता तो हम लोग बोलते हैं कि ये चांस है कि वो एस्केप कर जाए, निकल जाए। यहाँ पर हम लोग का कम आ रहा है तो इलिप्टिकल पथ को फॉलो करेगा इन एन इलिप्टिकल। इस टाइप का क्वेश्चन पहले कई बार पूछ चुका है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है 2 सैटेलाइट्स A एंड B हैव मासेस m एंड 2m। 2 सैटेलाइट है, ठीक है। एक पहला सैटेलाइट हो गया जिसका मास m है और दूसरा का मास 2m है रेस्पेक्टिवली। A इज इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। बोल रहा है कि A एक r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और B इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r, और इसका जो रेडियस है कितना है 2r है। अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी T एंड TB। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, TA/TB पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv0, क्योंकि ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखेंगे हाफ mv0² बटा हाफ mv0²। यहाँ पर v0-² क्योंकि वेलोसिटी दोनों का अलग अलग हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल, mm कैंसिल। v0 का वैल्यू क्या होता है, v0 होता है जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू होता है gm/r, ठीक है। पहला वाला केस में gm/r ले लेंगे। अंडर रूट v0 का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट gm/r। अंडर रूट को इग्नोर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और इसमें यूज करेंगे m के जगह 2m हो गया और r के जगह 2r हो गया, तो सारा कुछ कैंसिल होकर gm/r दोनों इक्वल आ गया, मतलब कि 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 58 का 1। ये इन लोगों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 बोल रखा है ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। एक सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है। इसके लिए v0 का वैल्यू कितना होता है, v0 इज इक्वल टू √gm/r, लेकिन इसको हम लोग √gr भी लिख सकते हैं ना, gr भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कर करके जी कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें r/r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस तरह की थ्योरी हम लोग जब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे इस टॉपिक का, टॉपिक नंबर 5 का, तो हम बता चुके थे वहाँ पर
तो अब ये नीचे gm/r² बन गया, जिसको हम लोग g बोलते हैं, और बाहर वाला r। हालांकि यहाँ पर r का जो वैल्यू है ना, वो बोल रखा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, h हाइट एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर r प्लस h कर लेंगे, लेकिन h बहुत छोटा है तो कुल मिला के √gr ही आने वाला है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस सच दैट h इज वेरी लेस देन r इन द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द इफेक्ट ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर कैन बी निगलेक्टेड। अर्थ के एटमोस्फेयर को अगर हम लोग निगलेक्ट कर दे, द मिनिमम इंक्रीज इन द स्पीड रिक्वायर्ड सो दैट सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। बोल रहा है कि मिनिमम कितना इसमें स्पीड हम लोग दे दे कि ये जो है अर्थ के ग्रेविटी को पार कर जाए। तो अर्थ को ग्रेविटी को पार करने के लिए जो मिनिमम स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है एस्केप वेलोसिटी √2 इंटू वी ऑर्बिटल। ठीक है, √2 टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा √2 और v नॉट का वैल्यू √g r प्लस h होगा, लेकिन h को हम लोग इग्नोर करेंगे, तो कुल मिला के √2g r ही आ जाएगा। ठीक है, तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग इसको घटा लेंगे, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू √2 वी नॉट माइनस वी नॉट इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू वी नॉट। अब वी नॉट का वैल्यू कितना है, √gr। तो सही आंसर कौन सा आ रहा है, √gr इंटू √2 माइनस 1। डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कोप वेलोसिटी निकालना होगा तो स्कोप वेलोसिटी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और वाइटल वेलोसिटी पता है, दोनों का डिफरेंस हम लोग को सिर्फ ले लेना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 दे रखा है, ए सैटेलाइट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड v इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एक अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सैटेलाइट इज मूविंग, एक सैटेलाइट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट। यहाँ से बोल रहा है कि एक सैटेलाइट का कुछ पार्ट एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मास का एक ऑब्जेक्ट जो है ना, इसमें से निकल करके बाहर चला जाता है फ्रॉम द सैटेलाइट सच दैट इट जस्ट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। और इस तरह से निकलता है कि ये ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाए, मतलब ग्रेविटी इस पर काम नहीं करेगा। एट द टाइम ऑफ इजेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, बोला कि जिस समय निकला होगा उसमें इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो इसका एस्केप वेलोसिटी पहले तो देख लेते हैं, इसका जो एनर्जी होगा ना वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम अगर हम लोग जीरो कर देते हैं ना इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो ऑटोमेटिक जो ग्रेविटी है अर्थ का उसको पार कर जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, इसका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा -G(m)m/r होगा, टोटल डिस्टेंस है r एज्यूम कर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी होगा ½ mv²। एट द टाइम ऑफ इजेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये वाला काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको अगर उस तरफ लेकर के चले जाए तो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी ही लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा -Gm/m/r। और इसको जो दे रखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी के टर्म में दे करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर v का मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि ये v स्पीड से इस ऑर्बिट में घूम रहा था, तो उस v का जो वैल्यू होगा, इस v का वैल्यू होगा √Gm/r। ठीक है, √Gm/r, और v² जो होगा वो Gm/r के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो Gm/r है इसको हम लोग v² लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल M तो जैसे था वैसे रह जाएगा, जो कि मास है अर्थ का या फिर जो प्लैनेट यूज हुआ है उसका, और इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, v²। कुल मिलाकर क्या आ रहा है, mv² आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर ये जो वैल्यू है g कैपिटल M होता है, यहाँ पर कैपिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी का जब वैल्यू निकालते हैं तो g कैपिटल M प्लैनेट का मास लिया जाता है, यहाँ पर कैपिटल M है, तो एक कैपिटल M को एक साथ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा Gm/r इंटू m, और एक कैपिटल M वाला आएगा v नॉट के अंदर, तो v² इंटू m। तो हम लोग आंसर कौन सा हो रहा है, v² इंटू m। ऑप्शन में हालांकि दे नहीं रखा है, पर कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन mv² भी दे सकता था, तो mv² वाला आंसर नहीं होगा, स्मॉल mv² वाला। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है ना इसके मास पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है इसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। ये भी हालांकि मेंस में पूछ चुका है कि इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ
इसके प्लानिट के मास पर डिपेंड करता है। तो हम लोग का आंसर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 61 दे रखा है, 2 स्टार्स ऑफ मासेस इतना केजी ईच एंड ए डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर रोटेट इन ए प्लेन अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास ओ। दो ठो स्टार है, दोनों का मास सेम दे रखा है, एम एम दोनों का मास ले लेते हैं, और दोनों एक सेंटर के अक्रॉस मूव करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। दोनों का मास डिफरेंट रहता तो फिर हम लोग को पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता, पर यहाँ पर सेम मास है तो सेंटर ऑफ मास बीच में ही आ जाएगा। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 × 10⁻11। इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा सिर्फ 10⁻11, आधा कर देंगे तो इसका रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, मतलब रेडियस हम लोग को पता है, मास पता है, इस पर लगने वाला फोर्स भी हम लोग बता सकते हैं कितना है अगर जरूरत पड़ा तो। इधर फोर्स कितना लगेगा, mv²/r, जहाँ पर m इसका मास है, और इधर फोर्स कितना लगेगा, gm², gm1 m2/r², जहाँ पर r का वैल्यू है पूरा d लेना पड़ेगा, या फिर टोटल डिस्टेंस 2r लिख लेते हैं, 2r²। ये दोनों फोर्स इस पर लग रहा होगा। ए मेट्रॉयड पासेस थ्रू ओ मूविंग परपेंडिकुलर दे रखा है अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास ओ, मतलब इसके अराउंड ए ओ पॉइंट है, इस तरह से मूव कर रहा था। ए मेट्रॉयड पासेस थ्रू ओ मूविंग परपेंडिकुलर टू द स्टार्स रोटेशन प्लेन। ये बोल रहा है कि इस प्लेन में अगर मूव कर रहे हैं ना स्टार, तो परपेंडिकुलर इस टाइप से एक जो है मेट्रॉयड क्रॉस करता है इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस डबल स्टार। इन दोनों का जो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ना, उससे उसको बच करके निकल जाना है। द मिनिमम स्पीड दैट मेट्रॉयड शुड हैव, तो बोल रहा है कि इस मेट्रॉयड का मिनिमम स्पीड क्या रखना होगा कि वो आराम से निकल जाए। यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट हम लोग को कौन सा यूज करना पड़ेगा, इसको अगर यहाँ से बच करके निकलना है ना, तो इसका टोटल एनर्जी जो है 0 होना चाहिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट टोटल मिला करके यहाँ पर इतना एनर्जी इसको दे देना है ना कि वो फाइनल उसका जो सम है ना 0 हो जाए, क्योंकि अगर एनर्जी 0 होता है तो स्पेस में चला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ पर जब ऑब्जेक्ट होता था, इसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी के लिए इतना काइनेटिक एनर्जी देते थे कि इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। जब दोनों का सम 0 हो जाता था तो हम लोग बोलते थे कि ऑटोमेटिक स्पेस में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर जब जैसे मेट्रॉयड आएगा ना, इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, और साथ में इसका अपना काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर काइनेटिक एनर्जी अगर इसको दे दिया जाए तो ये क्या होगा, स्पेस में चला जाएगा। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेते हैं। पहले तो -g m, इसका मास कैपिटल M में जूम कर लेते हैं। ठीक है, gm/, ए डिस्टेंस r तो दिया हुआ है ही, माइनस सेम इधर से भी करेंगे तो डबल हो जाएगा ये, और प्लस ½ mv²। कैपिटल M हम लोग मेट्रॉयड के मास को एज्यूम कर रखे हैं, ½ mv² इज इक्वल टू 0। हम लोग से पूछा क्या था, मिनिमम स्पीड पूछा था, मतलब v का वैल्यू पूछा था। तो ½ mv² इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -2gm/r, और यहाँ से v² निकालेंगे तो हो जाएगा, एक m कैंसिल हो रहा है, कैपिटल M और कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, तो v² हो जाएगा 4, माइनस भी हट ही जाएगा क्योंकि उस तरफ जाकर तो निगेटिव हो रहा है। तो v² इज इक्वल टू 4gm/r, और अगर v निकालेंगे तो 2√√gm/r। अब gm/r का वैल्यू हम लोग को पता है, तो 2√g6.67 × 10⁻−11, और मास का वैल्यू कितना दे रखा है, मास दे रखा था स्टार ऑफ मास 3 × 10⁻31 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना, रेडियस कितना दे रखा है, एंड डिस्टेंस 10⁻11, रेडियस कितना है 10⁻11 है। अब इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से हम लोग का जो फाइनल आंसर है आ जाएगा 2.8 × 10⁵। तो सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, टोटल एनर्जी का सम हम लोग को 0 करना था ताकि वो स्पेस में चला जाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हालांकि एक क्वेश्चन कुछ देर पहले ही हम लोग सॉल्व किए थे, तो मिनिमम इंक्रीज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका आंसर क्या आया था, √gr × √2-1। कुछ देर पहले ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, तो एक बार पीछे जाकर के रिपीटेड क्वेश्चन है उसको देख लेना है।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 दे रखा है, एन एस्ट्रोनॉट ऑफ मास एम इज वर्किंग ऑन ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डिस्टेंस एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये कितना डिस्टेंस पर है? अर्थ के सरफेस से एच डिस्टेंस पर है, और इसका मास कितना दे रखा है? एम। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर। अर्थ का रेडियस कितना है? आर दे रखा है, तो ये आर ले लेते हैं। While its mass is capital M, अर्थ का मास कितना दे रखा है? कैपिटल एम। द ग्रेविटेशनल पुल Fg ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज, तो टोटल बोल रहा है ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा, तो F का वैल्यू कितना होगा? तो F बराबर हो जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर। आर के जगह पर कितना लेंगे? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है? सी। तो ये 2016 का काफ़ी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। A very long cylindrical galaxy is made up of uniformly distributed mass and has radius r। तो एक गैलेक्सी के बारे में दे रखा है। एक गैलेक्सी जो है ना सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में इस टाइप से, और इसका जो लेंथ है वो l दे रखा है, और इसका जो रेडियस है वो r दे रखा है। ए स्टार आउटसाइड द गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाहर एक स्टार है जो कि ऑर्बिट कर रहा है, इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, और बैटिंग द गैलेक्सी इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू गैलेक्सी। एक ऐसा प्लेन लेना है जो इस गैलेक्सी पर परपेंडिकुलर हो, और साथ में पासिंग थ्रू द सेंटर, और सेंटर से पास कर रहा हो, मतलब इस तरह से ये जो स्टार है ना इसके चारों ओर मूव कर रहा होगा। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है? इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ स्टार इज टी, बोल रहा है कि टाइम पीरियड स्टार का टी है, और डिस्टेंस फ्रॉम द गैलेक्सी इज आर, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? आर दे रखा है। तो पूछ रहा है कि आर में और टी में रिलेशन क्या होगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें फोर्स लगने वाला, तो एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर, और अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। पहले ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो होता है 2g लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, जहाँ लैम्डा क्या है? लैम्डा हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। इसका मास बटा लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? लैम्डा बोलेंगे। इसमें अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स बन जाएगा 2g लैम्डा बाई आर इंटू मास ऑफ ओ, एम मतलब कि इस स्टार का मास, और इसको बैलेंस कौन करेगा? एम ओमेगा की जगह कितना ले लेंगे? 2π/t का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, हम लोग को देखना है टी और आर में रिलेशन, तो बाकी सारा चीज़ को हम लोग हटा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 1/r जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है r बटा टी स्क्वायर का। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर कौन हो रहा है? ए। 64 का ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास एम। ठीक है, एक एम मास का सैटेलाइट है। ठीक है, ए हमारा अर्थ हो गया, और अर्थ पर हम लोग मान लेते हैं एम मास का एक सैटेलाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लानेट, और इस प्लानेट का जो मास दे रखा है एम दे रखा है, एंड रेडियस आर, और इसका जो रेडियस दे रखा है आर दे रखा है। यहाँ से एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है और ऊपर पहुँचाना है। कितना हाइट पर? सर्कुलर ऑर्बिट एंड अल्टीट्यूड ऑफ 2r। यहाँ से कितना हाइट है इसका? 2r हाइट है, यहाँ तक पहुँचाना है, मतलब ए बॉडी अब यहाँ चला जाएगा मास एम वाला। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा। हम लोग क्या करेंगे? टोटल एनर्जी जितना यहाँ पर है उतना ही एनर्जी ऊपर में भी होना चाहिए। टोटल एनर्जी का सम नीचे और ऊपर क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो एनर्जी होगा -g(m) डिवाइडेड बाई आर होगा, और प्लस इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा जो हम लोग को देना होगा इसको ऊपर भेजने के लिए, हाफ एम भी इस बार काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा इस ऑर्बिट में हम लोग को जोड़ना होगा काइनेटिक एनर्जी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी। इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम लोग सोल्व कर चुके हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑर्बिट में जोड़ना हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा हो जाता है, -g(m) बाई होना चाहिए था g(m)/r होना चाहिए था। r कितना हो जाएगा? r + 2r, टोटल मिलाकर के 3r होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये आधा हो जाता है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी जोड़ लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में, और पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि अगर किसी ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट का टोटल एनर्जी जोड़ना है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर निकाल लेंगे। जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए,
फिर उसका आधा कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होता है, उसको भी जोड़ना होता है, तो वो आधा हो जाता है टोटल। अब हम लोग यहाँ से एक चीज़ हम लोग को निकालना है, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसी को हम लोग ई लिख लेते हैं। ई बराबर हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जी एम बाई आर, तो ए बच जाएगा 1/6 माइनस 1/6, और ए वाला पूरा टर्म उधर जा करके +1 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारा टर्म कॉमन ले चुके हैं। तो ए बन जाता है 6 में से घटाएंगे तो 5/6, 5 जी एम बाई 6 आर, 5/6। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। मतलब इतना एनर्जी देंगे, इतना काइनेटिक एनर्जी दे देंगे तो वो चला जाएगा उस ऑर्बिट में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ए प्लैनेट इन ए डिस्टेंट सोलर सिस्टम इज 10 टाइम मोर मासिव मासिव देन द अर्थ। मतलब अर्थ का मास अगर एम लेते हैं तो उस प्लैनेट का कितना लेना होगा? 10 m लेना होगा। और साथ में बोल रहा है कि रेडियस 10 गुना छोटा है, इसका रेडियस r लेते हैं तो इसका कितना लेना होगा? r/10। गिवन दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, मतलब एस्केप वेलोसिटी अर्थ का कितना होता है? √gm/r होता है, जो कि 11 के बराबर दे रखा है। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट, तो इससे एस्केप वेलोसिटी, मतलब इससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकना है, इसे ग्रेविटी के बाहर पहुंचाना है, तो कितना हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी अगर उसके लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा √g, m के जगह पर 10 m लेना होगा और r के जगह पर r/10 लेना होगा। तो ए हो जा रहा है 10, इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, 10√gm/r, और 10 इंटू gm/r का वैल्यू 11, मतलब 110 किलोमीटर पर सेकेंड। सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू ऊपर हम लोग ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 दे रखा है, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी इनवर्सली, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं कितना होगा? r के पावर -n इनवर्सली एट द nth पावर ऑफ डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस तरह से वैरी करेगा तो टाइम पीरियड किस तरह से वैरी करेगा? तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लो कि इस तरह से मूव कर रहा होगा तो बाहर m⍵² r लगेगा बॉडी पर फोर्स, और अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो कि F के बराबर होता है। तो हम लोग बोलते हैं F हमारा जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए m⍵² r का, और यहाँ पर F जो है प्रोपोर्शनल है r के पावर -n का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि A प्रोपोर्शनल हो जाएगा r डिवाइडेड बाई ओमेगा का वैल्यू कितना ले लेंगे? 4π²/t²। तो बाकी सारी चीज़ से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है सिर्फ r और t से। बाकी सारे को जो कुछ भी है सबको हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ओमेगा² आ रहा है 4π²/t², सिर्फ t² लिखेंगे, 4π² को छोड़ देंगे, m को भी छोड़ देंगे, उन सारी चीज़ों से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t² इंटू r के पावर -n प्रोपोर्शनल r आएगा, या t² प्रोपोर्शनल आएगा r/r के पावर -n का, या t² प्रोपोर्शनल आएगा r के पावर, ये ऊपर जाकर के ऐड हो जाएगा 1 + n, या t प्रोपोर्शनल आएगा r के पावर 1 + n/2 का, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है इधर जाकर के अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 1 + n/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सही आंसर कौन सा आ रहा है? सी। 67 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 दे रखा है, द टाइम पीरियड ऑफ ए अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट। टाइम पीरियड किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है? टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर यूज कर रहे हैं m⍵²r, है ना, क्योंकि बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m⍵²r लगता है और अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स gmm/r² लगता है। ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 4π²/t² और r को r रहने देंगे। यहाँ से हम लोग को t² निकाल लेना है, एक छोटा वाला m कैंसिल हो रहा है और t² निकालेंगे तो हो जाएगा 4π² r के पावर 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए और इधर से भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो gm, या फिर t बराबर आ जाएगा 2π, क्योंकि 4π² का अंडर रूट करेंगे तो 2π, और r क्यू है, r क्यू में से r² का तो अंडर रूट r आ जाएगा और बाकी एक r अंदर में रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा t है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ सैटेलाइट। स्मॉल m इसमें नहीं दिख रहा है, स्मॉल m जो था सैटेलाइट का मास था और कैपिटल M अर्थ का मास था या फिर प्लैनेट का मास था, तो ए सही आंसर हो जाएगा। रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना।
सही आंसर कौन सा है? सी। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 में दे रखा है ए सैटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ऑफ रेडियस आर। ए सैटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है और एक्स हाइट पर मूव कर रहा है, मतलब टोटल हाइट आर प्लस एक्स चला जाएगा और इसका मास कितना है? एम है। A satellite of mass m revolves around the Earth of radius r at a height x from its surface. If g is the acceleration due to gravity on the surface of the Earth, orbital speed of the satellite. तो पूछ रहा है कि इसका ऑर्बिटल स्पीड कितना हो जाएगा। ऑर्बिटल स्पीड के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर, लेकिन आर के जगह पर यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? आर प्लस एक्स। अब यहाँ पर इसको हम लोग आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स इज इक्वल टू, और जी एम बाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर रूट जी एम बाई आर स्क्वायर को हम लोग जी बोलते हैं, या फिर पूरा का पूरा हम लोग आंसर ऑप्शन आ ही गया है, इसको क्या बोलेंगे? जी और आर स्क्वायर, ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? जी हो गया, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद आर स्क्वायर बटा आर प्लस एक्स और पूरा का अंडर रूट है तो पावर एक बटा 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। 70 दे रखा है द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर एक अर्थ का सरफेस से यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है ताकि वो फिर से वापस अर्थ पर ना आए। बोल रहा है कि अगर यहाँ पर एंगल चेंज करके 45 डिग्री कर दे, ठीक है, एक सीधा फेंका गया तो 11 आया, चेंज करके हम लोग 45 डिग्री अगर कर दे तो एस्केप वेलोसिटी पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है अंडर रूट 2 जी एम बाई आर होता है। एक किसी भी तरह से एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा तो आंसर सेम टू सेम रह जाएगा, मतलब कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड से ही हम लोग को फेंकना होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। 71 बोल रखा है द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से अगर फेंकना है, इन्फिनाइट पे पहुंचाना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? तो अर्थ सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी होता है ना, वो माइनस जी एम बाई आर के बराबर होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी जोड़ देना होगा, तब उसका एनर्जी 0 हो जाएगा और वो स्पेस में चला जाएगा। ए इसका इनिशियल एनर्जी, ए इसका फाइनल एनर्जी स्पेस में जाने के बाद। तो यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो बराबर हो जाएगा जी एम बाई आर, और इसको हम लोग पहले भी बता चुके हैं, आर बाई आर से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। ए एम बाहर आ जाएगा, ए आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल एम और कैपिटल आर बच गया, बाकी सबको एक साथ कर लिए। और एक किसका वैल्यू होता है? जी का वैल्यू होता है, जो कि स्टार्टिंग में सारा कुछ बताया जा चुका है थ्योरी बताते समय। जब मतलब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे टॉपिक नंबर 5, तो वहाँ पर हमने ये सारा कुछ बता दिया था। तो जी इंटू या फिर इसके पीछे वाले टॉपिक में चले जाना, वहाँ पर ये सारा कुछ हम लोग बताया था कि कैसे आता है जी एम आर। तो जी एम आर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में दे रखा है इफ सडनली ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। अब अर्थ ए वाला होगा, ठीक है, और सैटेलाइट इसके चारों तरफ मूव कर रहा होगा। किस कंसेप्ट पर ए मूव करता है? एक्चुअली सैटेलाइट इस तरह से भागना चाहता है, ठीक है, अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो ये निकलना चाहता है, पर इसको अर्थ अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये बीच वाला रास्ता चूज कर लेता है और इस तरह से कंटिन्यू घूमते रहता है। अब अचानक से अर्थ खींचना ही बंद कर दे तो ये क्या होगा? टेंजेंटली बाहर निकल जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है? मूव टेंजेंटली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, बी हो जाएगा इसका सही आंसर 72 का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। 73 बोल रहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन। तो ये हम लोग कई बार अब तक डिस्कस कर चुके हैं। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2 जी एम बाई आर, और ये जो एम है किसका मास होता है? अर्थ का या फिर प्लैनेट का मास होता है। ये जो सैटेलाइट है उसके मास पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट फेंकना है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो एम के पावर 0, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23, और इसके साथ ही एक चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है।
अब करना क्या है, अब लास्ट में करना ये है कि हमने ये बताया था दिसंबर तक सारा 11-12 का PYQ कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद लास्ट जो 20 दिन बचेगा जनवरी का, उसमें 21, 22, 23, 24 वाला जो लेटेस्ट PYQ है उसका सेट मारने के बाद एग्जाम में डायरेक्ट बैठ जाना है। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं।